अभी तक ये मैंने एक वीएम बनाया, ये मैंने अभी तक अपना एक इसको इंस्टेंस क्रिएट किया, इसको पब्लिक आईपी भी मिला। मैंने अपना जब यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्डप्रेस लॉन्च करके देखा, तो वर्डप्रेस के लिए इसी मशीन को हमने अपना वेब सर्वर भी बनाया और इसी होस्ट के ऊपर हमने अपना डेटाबेस भी बना के देखा। बट कल को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर अगर ये आपका जो है ईसी टू इंस्टांस या आपका ये जो सर्वर है, ये ड्यू टू एनी रीज़न क्या हो गया, फेल हो गया, या फिर हमने या फिर इसको हमने मान के चलिए अपना जो है एक डोमेन नेम के साथ, लाइक आपका जैसे flipkart.com के साथ ही बाइंड कर दिया। अब इस flipkart.com के यानी ये सर्वर की कैपेसिटी थी सिर्फ 100 यूज़र को एक्सेस करने की। ये सर्वर कितना यूज़र सपोर्ट कर सकता था, मान के चलिए ये यूज़र मान के चलिए 100 यूज़र सपोर्ट करता था। तो प्रॉब्लम ये थी कि कल को अगर कल को अगर क्या होता है, थोड़ा ओवरबर्डन हो जाता है एट ए टाइम, नंबर ऑफ़ यूज़र क्या हो जाते हैं आपके, ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र की रिक्वेस्ट यानी 150 यूज़र की रिक्वेस्ट आ जाती है, तो ये सर्वर क्या हो जाएगा सर, काम नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशन, आपका सर्वर हैंग हो जाएगा और आपका जो वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया होता है, हमने इसका एक बैकअप सर्वर बना के यानी एक सर्वर और बना के रखा होता है। ये आपका सेम सर्वर है और ये भी आपका मान के चलिए वेब सर्वर है, ये भी आपका जो है वो सेम वेब सर्वर है हमारा। इसके ऊपर हमने क्या किया, लोड को डिवाइड करने के लिए मान के चलिए अपना जो है वो एलबी लगा दिया। एलबी मीन्स लोड बैलेंसर लगा दिया। तो लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, आपकी जितने भी रिक्वेस्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। यानी अब इस लोड बैलेंसर का जो आईपी है, मान के चलिए ये जो लोड बैलेंसर है इसका आईपी है आपका 10.10.10.10। अब हमने ये जो फ्लिपकार्ट है ये इस पर्टिकुलर मशीन की आईपी के साथ नहीं बाइंड किया, इसके साथ नहीं बाइंड किया, हमने इसको किसके साथ बाइंड करके रखा है, अपना लोड बैलेंसर की। ये मेरा डोमेन किसके साथ चल रहा है, आपका लोड बैलेंसर के साथ चल रहा है आपका। होगा क्या, जब भी कोई फ्लिपकार्ट के थ्रू एक्सेस करेगा तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, आपके लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी। और लोड बैलेंसर के अंदर जो नंबर ऑफ सर्वर का क्या बना हुआ है, पूल बना हुआ है, उस पूल के ऊपर क्या करेगा लोड बैलेंसर, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उनको डिवाइड करने का काम करेगा। यानी किसी पर्टिकुलर यूजर के ऊपर क्या नहीं डालेगा, वर्डन नहीं डालेगा, आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। बट इस सिनेरियो में क्या था, इस कंडीशन में क्या था, हमारे केस में क्या था, हमारे केस में ऐसा था कि हमने ठीक है लोड बैलेंसर भी लगा दिया और यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, ये लोड बैलेंसर भी लगा दिया, इसको इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। बट हमारे केस में जो डेटाबेस चल रहा था वो अभी इसी मशीन के ऊपर चल रहा था, इसी EC2 इंस्टेंस के ऊपर चल रहा था। जब रिक्वेस्ट इधर से आ रही है तब तो क्वेरी यहाँ पे रिजॉल्व हो पा रही है, जब रिक्वेस्ट इधर आ रही है, जो रिक्वेस्ट इधर आ रही है उसकी क्वेरी कहाँ से रिजॉल्व होगी। अब ये प्रॉब्लम वाली बात थी, अगर ये सर्वर फेल हो गया ड्यू टू एनी रीजन तो इसके पास तो डेटाबेस है नहीं है। तो उस कंडीशन में अब हमारे को क्या करना पड़ा, हमारे को किस चीज़ की नीड पड़ी कि सर कहता है अपना डेटाबेस सेपरेट कर दो, किसी भी EC2 इंस्टेंस के ऊपर क्या ना करो, किसी भी EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपना डेटाबेस मत बनाओ, अपना डेटाबेस क्या कर दो, सेपरेट कर दो। और सेपरेट करने के बाद अपने डेटाबेस को अपने वेब सर्वर के साथ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ताकि जो भी आपके लोड बैलेंसर के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, जो ये रिक्वेस्ट इधर से आएगी इसकी क्वेरी भी इधर जाएगी, जो रिक्वेस्ट इधर से आएगी उसकी क्वेरी भी इधर जाएगी। तो अब हमने इस मशीन को सिर्फ एज अ वेब सर्वर रखा, ये जो मशीन है मेरी, इनको हमने क्या किया, वेब सर्वर रखा। और हमने अपना डीबी क्या कर दिया, हमने जो अपना डेटाबेस है उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। हमने डेटाबेस अपने वेब सर्वर के ऊपर ना रख के हमने अपने डेटाबेस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करने के लिए, आपके डेटाबेस को सेपरेट करने के लिए भी तो एक होस्ट की नीड थी, अब एक अलग फिजिकल मशीन की नीड थी आपको। डेटाबेस किसके ऊपर रन करोगे, आपका ओरेकल है, माईसीक्वल है, सीक्वल है, उस डेटाबेस को कहाँ पे रन करोगे आप, उसके लिए भी तो कोई ना कोई आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर सर्विस चाहिए। डेटाबेस को रन करने के लिए भी तो मशीन चाहिए कोई ना कोई, क्यों चाहिए या नहीं चाहिए। अगर डेटाबेस को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मशीन चाहिए। आपने बोला सर एक काम करते हैं, अपना डेटाबेस जो है हम यहाँ पे इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर तो हमने क्या कर दिया, इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर तो हमने क्या कर दिया,
अपना वेब सर्वर रन कर दिया और एक अलग से हमने अपना EC2 क्रिएट कर दिया और उसको हमने क्या कर दिया, एज़ अ डीबी प्रमोट कर दिया। वो सिर्फ डेटाबेस है और डेटाबेस को किसके साथ लिंक कर दिया, हमने अपने वेब सर्वर के साथ लिंक कर दिया। तो थोड़ा-सा यहाँ पे इश्यू आ जाता है जब हम अपना डेटाबेस भी EC2 सर्विस के ऊपर क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस के ऊपर रन करते हैं, तो थोड़ा-सा इश्यू क्या आ जाता है, इश्यू कुछ ऐसा आ जाता है कि सबसे पहले तो देखो सर आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी, EC2 इंस्टेंस की नीड पड़ेगी। तो जो EC2 इंस्टेंस है उसके लिए भी तो आप क्या करोगे, अपना मेमोरी, स्टोरेज। दूसरा EC2 इंस्टेंस को रन करने के लिए आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको कोई भी डेटाबेस इंजन लाइक कौन-कौन से बताए थे मैंने कल आपको, दिया भी दिखाया भी था मैंने स्लाइड में। लाइक आपका आपने बोला सर मेरे को या तो ओरेकल, माईएसक्यूएल, एमएस या फिर MariaDB, ऐसे हमने काफ़ी सारे क्या किए थे, अपने डेटाबेस इंजन पढ़े थे। तो आपको पहले तो कोई डेटाबेस इंजन क्या करना पड़ेगा, ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो उसके लाइसेंसिंग की कॉस्ट भी आपको पड़ेगी आपको लाइसेंसिंग की कॉस्ट भी पड़ेगी। जब उसके लाइसेंसिंग की कॉस्ट पड़ेगी तो आपको साथ-साथ में डेटाबेस के लिए क्या चाहिए मेरे को, जहाँ पे मैं अपनी क्वेरीज को स्टोर कर सकूँ, स्टोरेज की नीड भी पड़ेगी। कभी सर मेरे को डेटाबेस के क्या लगाने पड़ेंगे, कभी मेरे को डेटाबेस का बैकअप भी लेना पड़ेगा, कभी सर मेरे डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, मैनुअली अपग्रेड भी करना पड़ेगा, कभी सर मेरे को डेटाबेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, पैचेस भी लगाना पड़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो टास्क है ना सर, ये आपको अपने एंड से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और उस EC2 इंस्टेंस के ऊपर आपने क्या कर दिया, अपना DB जो है वो रन करके अपने वेब सर्वर के साथ क्या कर दिया सर, उसको इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो डाटाबेस इंजन है ये ओपन सोर्स भी आते हैं? नहीं, ये कुछ ओपन सोर्स है, कुछ आपके जो है वो आपके इसके हैं आपके लाइसेंसिंग के? हाँ, लाइसेंसिंग तो है ही है सबके सब, अच्छा जी। बट कुछ प्रोप्राइटरी भी हैं। प्रोप्राइटरी मीन्स? प्रोप्राइटरी मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा जी। तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपन सोर्स नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी तो सारे लाइसेंसिंग की हैं आपके। हाँ, वैसे तो फिर आप इनको रन कर सकते हो ना, जैसे अपना पायरेटेड तो रन कर ही सकते हो, जी 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 जी। पर जहाँ पे प्रोडक्शन सर्वर की बात आती है वहाँ पे पायरेटेड तो नहीं काम करेगा ना, जी 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 जी। तो फिर आपको लाइसेंसिंग तो लेनी ही पड़ेगी। तो ओके। देखो, अगर आपने अपना डेटाबेस अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर रन किया, तो प्रॉब्लम ये आई कि सर पहले तो EC2 इंस्टेंस भी आपके एंड से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसका मेमोरी, CPU, स्टोरेज आपको सारा पे करना पड़ेगा। OS आप यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पे करना पड़ेगा, डेटाबेस इंजन कोई परचेज करना पड़ेगा आपको, उसका लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी, स्टोरेज डेटाबेस के लिए आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगी, बैकअप खुद से लेना पड़ेंगे, कभी अपने डेटाबेस को अपग्रेड करना है तो खुद से करना पड़ेगा, कभी पैचेस लगानी है तो खुद से लगानी पड़ेगी, मेंटेनेंस की बात आती है तो सारी की सारी मेंटेनेंस भी आपको खुद की करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, आपकी एंड से रहेगी, क्योंकि आपने ये जो डेटाबेस है ये किसका यूज़ किया है, ये डेटाबेस आपने खुद अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर क्या किया है, रन किया हुआ है। तो सर क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है कि ये सब चीज़ें मेरे को ना करनी पड़े? मैंने बोला बिल्कुल, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक अदर ऑप्शन है। मेरे पास क्या है, मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सा, मेरा जो अमेज़न सर्विस प्रोवाइडर है आपका, अमेज़न वेब सर्विस जो AWS है आपका, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सर आपका ये जो DB है ना, इस DB को आप अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर मत रन करो। इस डेटाबेस को बनाने के लिए मैं आपको एक होस्टेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपकी होस्टेड है, जो ऑलरेडी आपकी इंस्टॉल्ड है, जिसको हम कौन सी सर्विस में क्या काउंट करते हैं, अपना SaaS, एक्सेस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसका ओके। सॉफ्टवेयर, उसका सारा का सारा कंसेप्ट जो है ऑलरेडी आपका बना बनाया एक प्लेटफॉर्म है। आपको
अपना कोई EC2 इंस्टांस बनाने के लिए मेमोरी, CPU या स्टोरेज का क्या नहीं चाहिए, कंसेप्ट नहीं चाहिए आपको। उसके लिए कोई प्री डिफाइंड कोई उसके लिए आपको क्या नहीं चाहिए, OS नहीं चाहिए, कोई OS की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। मैं उस होस्टेड सर्विस के, जब आप उस होस्टेड सर्विस को क्या करोगे, यूज करोगे ना, तो मैं उस होस्टेड सर्विस के अंदर आपको ये सारे के सारे डेटाबेस इंजन क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। आप अपना सेलेक्ट कर लेना आपको कौन सा डेटाबेस इंजन यूज करना है। उस डेटाबेस इंजन की जो लाइसेंसिंग का कंसेप्ट है वो भी मैं आपको क्या करूंगा, ऑफर दूंगा। आइदर अगर आपने पहले से परचेज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी लाइसेंस को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं लिया हुआ है पहले से तो ठीक है, जब आप परचेज कर रहे, जब आप मेरा यूज कर रहे हो तो वहीं से मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा। आपको कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाने की नीड नहीं है, आपको बस सिर्फ बताना है कि बैकअप चाहिए मेरे को, बैकअप कहाँ पे चाहिए मेरे को, बस इतना सा बताना है। आपको बैकएंड में कभी भी उस डेटाबेस को अपग्रेड करने की नीड नहीं पड़ेगी, बैकएंड में अपने आप अपग्रेडेशन होती रहेगी। उस डेटाबेस इंजन के या उस डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया उस डेटाबेस के ऊपर कभी भी आपको पैचेस लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, वो बैकएंड से अपने आप होती रहेगी। सर कभी भी मेरे को मेंटेनेंस की नीड नहीं पड़ेगी, ये सब ऑटोमेटिकली क्या होगा, होता रहेगा, चलता रहेगा ये सब। बट ये सारी की सारी सर्विसेज कहाँ पे आपकी मिलेंगी, जब आप अपना डीबी खुद अपने EC2 इंस्टांस के ऊपर ना रन करके, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने एक होस्टेड सर्विस प्रोवाइड की है, जो आपको एक SaaS सर्विस प्रोवाइड की है, उसका यूज करोगे। और जो होस्टेड सर्विस आती है ना इसकी, उस सर्विस का नाम क्या है, दैट इज RDS। RDS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। उस होस्टेड सर्विस का नाम क्या है सर, RDS, यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है उसका नाम। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल चाहिए तो कहता है जो आपका RDS है, मैनेज्ड RDS, ये एक फुली क्या है, एक फुली मैनेजमेंट रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है आपकी। कौन सी, जो एक होस्टेड सर्विस है, जो आपकी SaaS सर्विस है, वेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, बैकअप्स, अपडेशंस। जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी, कि आपका डेटाबेस को कैसे सिक्योर किया जाए, उसका बैकअप, उसकी अपडेशंस, उसकी पैचिंग, ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी ऑटोमेटेड बैकअप होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, AU ऑटोमेटेड बैकअप होते हैं। बस आपको बताना है यहाँ पे कि सर मेरे को बैकअप चाहिए, अपने आप अपने सॉफ्टवेयर इंजन को क्या करेगा, अपडेट करेगा। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि मेरा जो क्या होना चाहिए, जो डेटाबेस है ना सर, मेरा जो डेटाबेस है उसको मैंने क्या करना है, मल्टी एजेड बनाना है। अभी मल्टी एजेड का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल एबिलिटी जोन के अंदर रखना है। मल्टीपल एबिलिटी जोन का मतलब क्या हो गया कि सर मेरा एक डेटाबेस कहाँ पे चलना चाहिए, मेरा जो डेटाबेस है वो कहाँ पे होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि सर मेरा जो डेटाबेस है वो आपका कहाँ पे होना चाहिए। मान के चलिए ये आपका मुंबई रीजन है, ये आपका मुंबई रीजन है, और इसके अंदर आपका जो है ये AZ-1 है, और ये जो है आपका AZ-2 है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो डेटाबेस है उसको आपने मल्टीपल जोन में रखना है। तो जहां पे आपने सबसे पहले क्रिएट किया, दैट इज प्राइमरी जोन, PRIMAR, प्राइमरी जोन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्राइमरी। और ये क्या हो गया आपका, इसका फिर सेकेंडरी जोन हो गया। प्राइमरी जोन से जो डेटाबेस है, जब हम इसको मल्टी एजेड बनाएंगे तो प्राइमरी जोन से ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी जोन में क्या होगा, रेप्लिकेट हो जाएगा पूरा का पूरा डेटाबेस। एक पूरा का पूरा होस्ट, जो आप ये अपना पूरा का पूरा होस्ट एक डेटाबेस यहाँ पे बनाएगा, सेम डेटाबेस आपका कहाँ पे बन जाएगा, AZ-2 में भी बन जाएगा। फॉर रिडंडेंसी पर्पस, किस पर्पस के लिए, फॉर रिडंडेंसी पर्पस। रिडंडेंसी मतलब बैकअप पर्पस के लिए। ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट, आपका डेटाबेस जो है यहाँ से, आपका जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रेप्लिकेट होके किसी दूसरे एबिलिटी जोन में चला जाएगा।
इससे बेनिफिट क्या होगा कि सर अगर आपका ये वाला जोन ड्यू टू एनी रीजन क्रैश भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो सर आपका डेटाबेस कहां से एक्सेस होता रहेगा? सेकेंडरी जोन से। आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा आपके डेटाबेस में सेकेंडरी जोन में क्या है, बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ है। तो एट ए टाइम एक आपका एक्टिव रहेगा, जो प्राइमरी है वो आपका एक्टिव रहेगा, और जो स्टैंड बाय है, हमेशा याद रखना, ये जो आपका सेकेंडरी है ये स्टैंड बाय मोड पे रहेगा। मतलब दोनों एट अ टाइम एक्टिव नहीं होंगे, दोनों डेटाबेस एज एट अ टाइम एक्टिव नहीं होंगे, दोनों को आप सेम टाइम के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। जब तक प्राइमरी जोन डाउन नहीं होगा, फिर मैं बोल रहा हूं, जब तक प्राइमरी जोन डाउन नहीं होगा, आपकी रिक्वेस्ट कभी भी कहां पे नहीं जाएगी, सेकेंडरी। आप कभी भी सेकेंडरी जोन को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही प्राइमरी क्या हुआ, फेल हो गया, ऑटोमेटिकली जो स्टैंड बाय है वो अपने आप को क्या बोलेगा, मैं प्राइमरी हूं। सेकेंडरी तभी आपको होगा, तभी क्या आएगा, स्टैंड बाय से प्राइमरी में आएगा जब आपका प्राइमरी जोन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जो आपका एक्टिव था। अब ये अपने आप को क्या बोलेगा, मैं एक्टिव हूं भाई। एट ए टाइम दोनों को आप एक्सेस नहीं करोगे। इसको कहते हैं ऑटो फेल ओवर, दैट इज आल्सो नाउन एज ऑटो फेल ओवर। कि एक जोन जैसे ही डाउन हुआ, सेकंड जोन ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा। अब कहता है उसकी रिटेंशन पॉलिसी है बाय डिफॉल्ट 7 days। रिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? अच्छा, S3 पढ़ा था आपने, उसके अंदर आपने वर्जनिंग फीचर पढ़ा था। जब आप क्या कर देते थे, डिलीट कर देते थे, तो सॉफ्ट डिलीट होता था आपका वो, क्योंकि उसकी रिटेंशन पॉलिसी क्या थी, बाय डिफॉल्ट 7 days थी। 7 days तक आपका जो था वो डिलीट करने के बाद भी क्या रहेगा, आपका डेटा अवेलेबल रहेगा। तभी तो आप उसको वर्जनिंग की हेल्प से क्या करते थे, रिकवर कर सकते थे ना। तो जो भी आपने रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दिया, बाय डिफॉल्ट कहता है वो मैं अपने अंदर 7 दिन के लिए रखूंगा। उनको आप 7 दिन के लिए 7 days के अंदर क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। लेकिन इस रिटेंशन पॉलिसी को आप बढ़ा के मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हो, 35 days तक ले जा सकते हो। आरडीएस सर्विस का यूज करोगे, जब आप आरडीएस सर्विस का यूज करोगे तो बोलता है जो आरडीएस सर्विस है, इट प्रोवाइड 6 डेटाबेस। क्या करेगी आपको, 6 तरह के डेटाबेस इंजन प्रोवाइड करती है। आरडीएस के अंदर आपको 6 तरह के डेटाबेस इंजन मिलते हैं। कौन कौन से, एमएस सिक्वल सर्वर, इसको माय सिक्वल बोल दो, ऑरेकल, जिसमें से जो आपका माई सिक्वल है बोलता है 64 टेराबाइट स्टोरेज सपोर्ट कर लेता है। इतना स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है आपका। और जो AWS का अरोरा है, इसका जो सेम आपका इसका भी है। एंड आल्सो जो MariaDB है, इसका भी स्टोरेज जो है वो आपका 64 टेराबाइट तक सपोर्टेड है। ये इनके फीचर्स हैं। 64 टेराबाइट क्या सर, डेटाबेस का साइज? स्टोरेज, हाँ स्टोरेज, उसके अंदर जो डेटा जाएगा उसके अंदर, या फिर वो जिस डेटा के साथ अटैच होगा। डेटाबेस के अंदर क्या जाएगा,
डेटाबेस तो एक सर्वर हो गया ना सर, जी 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 जैसे कि जी। वेब सर्वर हो गया, तो वेब सर्वर के अंदर क्या है, कंटेंट है ना। कंटेंट है, हाँ जी। डेटाबेस के अंदर क्या है, डेटाबेस के अंदर क्या है, डेटाबेस भी एक सर्वर है, डेटाबेस के अंदर क्या है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, हाँ। इंफॉर्मेशन कितने जीबी तक, वो कितने टेराबाइट तक, ओके सिक्सटी ओके फोर ओके, सिक्सटी टेराबाइट फोर तक। टेराबाइट ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि सर्वर का हाँ, साइज 64 टेराबाइट। नहीं 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 नहीं, अच्छा, ठीक है। डेटाबेस का और साइज है ना। जो आप, जब ये आप कोई भी यहाँ से डेटाबेस क्या करोगे, यूज करोगे, तो उसका जो लाइसेंस है वो बी बाई एल, यानी रिंग ऑन। आप अपना लाइसेंस भी पहले से आपने लेके रखा है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, या फिर जो है लाइसेंस को, विद लाइसेंस इंक्लूडेड भी आप इसको यूज, पहले से आपके पास नहीं पड़ा है तो फिर इंक्लूड भी कर सकते हो उसके अंदर। AWS के अंदर बोलता है जो लिमिट्स है, AWS के अंदर जो क्या है, लिमिट्स है मैक्स। एक अकाउंट के अंदर मैक्सिमम कितने छोटे डेटाबेस इंस्टेंसेस रन कर सकते हो आप, जिसमें से जो 10 हैं आपके, ओनली ऑरेकल और माइसिक्वल सर्वर के यूज कर सकते हो, जिनका जो लाइसेंस है वो AWS इंक्लूडेड मॉडल के ऊपर काम करेगा। और बाकी BYOL, बाकी जितने भी बच के 30 आपके, वो BYOL मॉडल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो एक बार दोबारा बताना। मैंने बोला टोटल एक अकाउंट के अंदर कितने इंस्टांसेस डेटाबेस के रन हो सकते हैं, 40। 40, जिसमें से ओके कहता है 10 इंस्टांस, जो 10 डेटाबेस इंस्टांस हैं वो आपके लाइसेंस इंक्लूडेड मॉडल के ऊपर काम करते हैं, सपोर्ट करता है, मतलब ओके कि बाहर से अगर आपने लाइसेंस नहीं भी लिया है तो यहीं से आप लाइसेंस इनका क्या कर सकते हो, ले इंक्लूड। सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, कहता है सिर्फ माई सिक्वल और ओरेकल का है इंक्लूडेड वाला, और बाकी जो आप 30 और क्रिएट कर सकते हो उनके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लाइसेंस अलग से परचेज करना पड़ेगा। वो इसके अंदर का लाइसेंस आप यूज नहीं फिर करोगे। इसके अंदर का लाइसेंस जो है सिर्फ 10 इंस्टांसेस का ही देता है ये आपका, इंक्लूडेड लाइसेंस जो देगा डेटाबेस के ओके। इंजन के, डेटाबेस की ओ, इंस्टांस के साथ, वो सिर्फ 10 इंस्टांस का देगा। और बाकी ठीक है। अगर और आप रन करना चाहते हो तो फिर अपना लाइसेंस परचेज कर लोगे, है ना, अलग से। ओके। अच्छा ठीक है, डेटाबेस बनाओगे तो डेटाबेस इंस्टांस बनेगा, तो डेटाबेस इंस्टांस जब बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्टोरेज। स्टोरेज भी चाहिए। और स्टोरेज हमेशा याद रखना, ये आपका EBS, जब डेटाबेस बनेगा तो ये EBS ही यूज करेगा। अब EBS आपको पता है, जी। EBS के अंदर आपका हमने ऑलरेडी GP वर्जन 2 और हम्म। IO1 ऑलरेडी पढ़ा है, जिनकी थ्रूपुट और IOPS मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है जी, तो सिर्फ उन्हीं को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा आपका। जब आप डेटाबेस क्रिएट करोगे तो डेटाबेस RDS का यूज करके क्रिएट कर रहे हो, तो इसके लिए आपके पास ना 2-3 ऑप्शन आते हैं। 2-3 ऑप्शन, किस तरह के ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं, टेम्पलेट्स। आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे इसकी, तो इसके लिए कुछ टेम्पलेट्स पहले से ही डिफाइन किए गए हैं, जो किसके लिए है, PRODUCEI, जो आपके जो है प्रोडक्शंस के लिए है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए है, एंड थर्ड जो है आपका फ्री, फ्री टियर है आपका।
जब आप डेटाबेस आरडीएस सर्विस का यूज करके अपना डेटाबेस इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, प्रोडक्शन वाला यूज करना है, डेव टेस्ट वाला यूज करना है या फिर फ्री टियर। देखो जब आप प्रोडक्शन वाला टेम्पलेट क्या करोगे, यूज करोगे डेटाबेस इंजन को, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, तो ये वाला जो इंस्टेंस, ये वाला जो आपका डीबी क्रिएट होगा, जो प्रोडक्शन टेम्पलेट यूज करोगे तो प्रोडक्शन टेम्पलेट वाला जो डीबी आपका क्रिएट होगा वो आपका रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। रियल टाइम मतलब जहां पे प्रोडक्शन सर्वर चलते हैं उनकी जो रियल टाइम एप्लीकेशन चल रही होती है। होता है इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर आप डेव टेस्ट टेम्पलेट का यूज करोगे तो बोलता है ये रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ डेवलपमेंट्स के लिए या फिर टेस्टिंग पर्पस के लिए कि हमने इसको बना के देखना है भाई कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। उस तरह के फीचर फिर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डेव टेस्ट के अंदर। और जो फ्री टियर है वो सिर्फ आपका किसके लिए चलेगा, लैब पर्पस के लिए। आपने जस्ट इसको क्या करना है, ट्राई करके देखना है कि कैसे क्रिएट होता है, जैसे अब भाई हम स्टडी पर्पज से पढ़ रहे हैं। बट हाँ इसके अंदर एक और ड्रॉबैक है कि अगर आप फ्री टियर यूज करते हो तो आपको जो है मल्टी एजेड के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मल्टी एजेड आपको सिर्फ डेव टेस्ट या फिर प्रोडक्शन में ही मिलेगा। बोलते हैं डेटाबेस इंस्टेंस साइज, डेटाबेस का साइज क्या है, एक स्टैंडर्ड क्लास है, एक मेमोरी ऑप्टिमाइज है, एक ब्रस्टेबल क्लास है आपका। डेटा इंस्टेंस का साइज तो स्टैंडर्ड क्लास है, जो आपका स्टैंडर्ड क्लास है उसमें आपका डेटा जो है वो एम सीरीज का यूज करता है टियर। 96 वर्चुअल सीपीयू, यानी कितने सीपीयू की कैपेसिटी है, 96 वर्चुअल सीपीयू की कैपेसिटी बन जाएगी स्टैंडर्ड क्लास में। 384 जीबी रैम जो किस स्पीड से काम करेगी, आपका 14,000 एमबीपीएस की स्पीड से काम करेगी आपका डेटा ट्रांसमिशन के लिए। मेमोरी ऑप्टिमाइज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपका ब्रस्टेबल क्लास, ब्रस्टेबल क्लास का मतलब क्या होगा, ब्रस्टेबल क्लास का मतलब है जो एक आपका नॉर्मल फ्री टियर में यूज किया जाएगा, जिसके अंदर बहुत कम आपका क्या रहेगा, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी रहेगा। अगर ये डन है तो हमारे पास बचे सिर्फ 9 मिनट्स। तो 9 मिनट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा जी। तो इसका प्रैक्टिकल हम कल की क्लास में देखेंगे। प्रिंस आपने एक बीपीसी बनाना है। पीपीसी? हाँ बीपीसी बना के रखना है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर देखना, हम क्या करेंगे, हमने बोला हम कुछ ऐसा काम करेंगे। मान के चलिए मेरा मुंबई रीजन है, इस मुंबई रीजन के अंदर मैं अपना एक बीपीसी बनाऊंगा। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना और इसी के ऊपर काम करना। मैं अपना क्या बना रहा हूँ, एक बीपीसी बना रहा हूँ और जो मेरा बीपीसी है उसका जो नेटवर्क है दैट इज 172.16.0.0/16 का सबनेट देना है। और इस बीपीसी के अंदर जाके आपने, इस बीपीसी के अंदर जाके आपने 2 सबनेट बना के रखने हैं। कौन कौन से, एक PUB पब्लिक हाइफन, एक पब्लिक सबनेट बनाना है और जो पब्लिक सबनेट होगा वो 172.16.1.0/24 के ऊपर चलेगा। ठीक है जी। दूसरा आपने यहाँ पे प्राइवेट जो आपका 172.16.2.0/26 के ऊपर चलेगा।
राइट सर। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा पब्लिक बीपीसी है इसके ऊपर हम अपना कौन सा सर्वर रन करेंगे और इसके ऊपर हम कौन सा सर्वर, इसको हम पब्लिक सबनेट में हम कौन सा सर्वर रखेंगे अपना वेब, क्योंकि वेब आपके जो सर्वर। वेबसाइट्स होती हैं वो पब्लिक फेसिंग होती हैं। और जी। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे अपना डेटाबेस। डेटाबेस जो प्राइवेट में चल रहा है, क्योंकि डेटाबेस आपके प्राइवेट पब्लिक फेसिंग नहीं होते आपके। जी। आपका जो ये आपका वेब और आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ, अब इसको मिल गया, मान के चलिए इसको सपोज कुछ आईपी मिला 172.16.1.10/24 मिल जाएगा फॉर एग्जांपल। इसको क्या मिल जाएगा, 172.16.2.10 मिल गया मान के चलिए /26। तो ये और ये मशीन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो करेगी, जी। बट आप इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते जी। क्योंकि ये प्राइवेट चल रहा है आपका। ये डेटाबेस कहाँ से एक्सेस होगा, ओनली फिर पब्लिक से। और फिर इसको इसको लेके हम अपनी वर्डप्रेस क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, जहाँ पे मेरा वेब सर्वर अलग है, जहाँ पे मेरा डेटाबेस अलग है, दोनों के बीच में इंटीग्रेशन होगी और फिर हम इसके थ्रू अपनी वर्डप्रेस एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे।